अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्लाइड शो डॉक्टर। प्लीज़ पाकिस्तान की हर आवाम तक बेसिक रिस्क फैक्टर्स यानी खतरे के अवामिल पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। रिस्क फैक्टर्स, जिसे उर्दू में खतरे के अवामिल कहा जाता है, बेसिकली वो चीज़ें या वजूहात होती हैं जो अगर इंसान में मौजूद हैं तो उस इंसान का कुछ सर्टेन बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे दिल का दौरा पड़ना या फालिज का अटैक आना। इसके बहुत इंपॉर्टेंट खतरे के अवामिल रिस्क फैक्टर्स हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, वर्जिश कम करना जैसे अवामिल हैं। अगर हम बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत हद तक बॉडी पे ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है और फिर ज़्यादातर मेडिसिन जो होती है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बहुत ज़्यादा जो ध्यान डॉक्टर विजिट के दौरान प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर दिया जाता है कि किस तरह हम इन रिस्क फैक्टर्स से पहले बचें ताकि हमें वो बीमारी ना हो। यही वजह है कि यहाँ पर ज़िंदगी और उम्र की जो एज है वो पाकिस्तान से कहीं हद तक ज़्यादा है। पाकिस्तान में रफली 65 है एवरेज एज और वेस्टर्न कंट्रीज़ में रफली 80 to 85 है। कनाडा में आई थिंक 85 से ऊपर है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम इस चैनल के थ्रू कुछ लोगों के अंदर भी इस चीज़ का रुझान पैदा कर सकेंगे कि वो अपने इन रिस्क फैक्टर से बचें और अपने आप को इन ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली को हेल्थी तर्ज ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दें, तो इससे हमें हम बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब एल्गोरिथम, फेसबुक एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि ये वीडियो अमेरिका में ज़्यादा दिखाई जाती है क्योंकि ये यहाँ बन रही है। पर आपको पता है यहाँ के लोगों को उर्दू तो समझ आनी नहीं है, तो बेसिक पर्पस जो है हमारे लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई गई है। मैं उर्दू में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकें और हमारे लोग जो हैं वो इसको समझें। और एक आम आदमी जब वो अपने डॉक्टर के पास जाए तो उसको पहले से अपनी बीमारी के बारे में बेसिक मालूमात हों। और जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत कम वक्त होता है और अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं वो उतने से वक्त में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा भी तो पेशेंट के लिए उस लैंग्वेज में डॉक्टर्स की प्रोफेशनल मेडिकल लैंग्वेज समझना और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जज्ब करना उस एक सिटिंग के दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चैनल का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें और उन्हें बेसिक प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो हमारा टारगेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में टॉप 10 डिजीजेस होगा। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिलेगा जो शुगर की बीमारी में मुब्तला होगा। इसे उर्दू में ज़ायबिटीज़ और इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी एक बहुत कॉमन बीमारी है और पहले दिनों में इसके मरीजों का मिलना इतने कॉमन नहीं थी 50 साल पहले, 100 साल पहले। उसकी एक बड़ी वजह आजकल प्रोसेस्ड फूड है और बहुत ज़्यादा अपने आप अपने कामों के लिए, बेसिक कामों के लिए मशीनों को और दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होना है। तो आज हम डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस के बारे में बात करेंगे। इसे आम ज़ुबान में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन में मौत की तीसरी सबसे आम वजह है। ये 2019 का डाटा था। और मर्दों में मौत की 7वीं सबसे आम वजह है। डायबिटीज़ डायग्नोस कैसे होता है? आप इसके लिए एक टेस्ट करवाते हैं जिसे HbA1c कहते हैं। दूसरे भी टेस्ट होते हैं बट ये ज़्यादातर डॉक्टर्स इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका लेवल 6.5 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ है। 6.5 या इससे ऊपर होना इस डायबिटीज़। अगर 5.7 और 6.5% के बीच में HbA1c है तो आप प्री डायबिटीज़ रेंज में है। और अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल लेवल है। डायबिटीज़ अ स्वीट पॉइजन, एक मीठा जहर। जब आप खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी उस खाने को शुगर में तब्दील करेगी और वो ग्लूकोज जो होगा वो आपकी बॉडी में, जब आपने यहाँ से खाना खाया तो आपका मैदा, आपके इंटेस्टाइन्स उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे और उसमें से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें से ग्लूकोज अब्जॉर्ब होकर अब आपके खून में आ गया। तो इस वजह से आपका जो लबलबा होगा, जब वो सेंस करेगा कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है तो आपका लबलबा इंसुलिन रिलीज करेगा। योर पेनक्रियाज विल रिलीज इंसुलिन एंड ये इंसुलिन आपके ब्लड वेसल्स में जाएगी और ये यहाँ जाने के बाद आपके ब्लड वेसल्स में इसका एक ही मकसद है और वो ये है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करना है। तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसे कम करेगी? एक तो ये आपकी बॉडी के अंदर उसे एनर्जी और तवानाई की चीज़ों में यूज़ करेगी। दूसरा ये आपके मसल्स में, पट्टों में उसको स्टोर करवाएगी ताकि जब मसल्स आप यूज़ करें तो उधर ऑलरेडी ग्लूकोज मौजूद हो। और दूसरा ये है कि ये आपके लिवर में उस ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करेगी क्योंकि लिवर में तवानाई के बहुत से प्रोसेसेस होते हैं तो वहाँ पे वो ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या आप जो है वो
बिल्कुल भी जो लाइफस्टाइल है वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो लिवर के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो फैट यानी चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर के ऊपर चर्बी की एक तह जम जाती है, उससे फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, मैं आपके कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो में इस बीमारी के ऊपर बात करूंगा। टाइप ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज की एग्जाम, डायबिटीज की दो सबसे ज्यादा आम जो मिलने वाली टाइप्स होती हैं वो दो हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज है और एक टाइप 2 डायबिटीज है। लेकिन कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ खवातीन को डायबिटीज होती है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो इस तरह 3 टाइप्स में, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, कॉमनली जो पाई जाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका जिस्म इंसुलिन नहीं बनाता। तो जब आपका जिस्म इंसुलिन नहीं बनाता तो वो क्यों इंसुलिन नहीं बनाता? बेसिकली आपकी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जिसमें आपकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो आपकी जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो उनके अपने लबलबे को फौरन समझकर उस लबलबे पर अटैक कर देती है, जिस्म गलती से खुद पर ही हमला कर देता है। तो ज्यादातर ये किसी भी उम्र में हो सकती है, पर ज्यादातर ये बचपन में मिलती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को डायबिटीज है और वो इंसुलिन पर आ गए हैं, तो वो इंसुलिन की वजह ही यही होती है कि उनके जिस्म में लबलबा बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पा रहा। तो इस वजह से बॉडी जो है उसके अंदर इंसुलिन नहीं है, तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। तो हर रोज इंसुलिन लेने की जरूरत होती है और कोई नहीं जानता कि इसको कैसे रोका जाए, ऑटो एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं। इस तरह की सिर्फ ये एक बीमारी नहीं, और भी बहुत सी ऑटो एंटीबॉडीज की बीमारी है जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमला हो जाता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके जो विटिल्गो की बीमारी है वो हो जाती है, और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऑटो एंटीबॉडीज की बीमारियों पर भी बात करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। टाइप 1 डायबिटीज की जो फैमिली हिस्ट्री होती है, खानदानी हिस्ट्री जो है, उसमें अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों में अगर टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज होती है तो कोई ना कोई फैमिली में लाजमी, पेरेंट्स में से, माँ बाप में से या दादा दादी, नाना नानी में से किसी न किसी को डायबिटीज लाजमी होती है। अर्ली डायग्नोसिस इन बच्चों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन डायबिटीज की जो किस्म होती है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। अगर 100 डायबिटीज के मरीज आपको मिलेंगे तो 5 से 10 मरीज टाइप 1 डायबिटीज वाले होंगे जिनको बचपन से ही डायबिटीज हो जाएगी और वो इंसुलिन पर होंगे। पर 90 से 95%, 90 to 95% जो लोग होंगे वो टाइप 2 डायबिटीज वाले होंगे। टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है, यानी कि आपको इसमें इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती शुरू में, इनिशियली। टाइप 1 में आपको शुरू में ही इंसुलिन स्टार्ट कर देनी पड़ती है और पेशेंट लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए इंसुलिन पर रहता है। टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा कॉमन डायबिटीज है, इसमें इसमें पेशेंट हमेशा इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं रहता। तो बेसिकली ये होती क्यों है और ये इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है? इसकी एक इसकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी बॉडी जो होती है उसमें इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। तो होता क्या है कि अगर ये आपका मसल है और ये आपकी आर्टरी है, खून की शरेयान है, और इसने यहाँ पे मसल तक इंसुलिन पहुंचाई है, तो जब मसल तक इंसुलिन पहुंचेगी तो वो इंसुलिन मसल के अंदर जाएगी और मसल को बोलेगी कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, तो आप ग्लूकोज ले लो। मसल ग्लूकोज ले लेगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, इंसुलिन काम कर रही है। पर अगर आप बहुत ज्यादा मोटापा है और आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके जिगर क्या करेगा? आपके जिगर के पास खाने पे खाना, ग्लूकोज पे ग्लूकोज आया जा रहा है, पर वो उस ग्लूकोज को कुछ कर नहीं सकते, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लेटे हुए हैं और आप वर्जिश नहीं कर रहे और आप बहुत ज्यादा खाना खाए जा रहे हैं, प्रोसेस शुगर खाए जा रहे हैं। बाय खाने से आई मीन कि जो वो खाने जिनसे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करना और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जिसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो, उस तरह का खाना इस्तेमाल करना। तो उससे क्या होगा कि आपके पट्ठों के ऊपर चर्बी की लेयर जम जाएगी। तो जब चर्बी की लेयर बॉडी पे जम जाती है तो वो चर्बी इस इंसुलिन को, जब यहाँ से इंसुलिन आएगा, तो मैं यहाँ से जब इंसुलिन आएगा तो ये जो येलो येलो चर्बी है ये इस इंसुलिन को पट्टे तक पहुंचने नहीं देगी, मसल्स तक पहुंचने नहीं देगी। आपकी बॉडी यहाँ से लेके पाँव के नाखून तक मसल्स ही मसल्स हैं और उन मसल्स को काम करने के लिए ब्लड ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ये जो जब चर्बी जम जाती है तो उस इंसुलिन के अगेंस्ट मजामत हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूको इंसुलिन जो है वो उस पट्टे तक रीच नहीं कर सकती, उस मसल तक रीच नहीं कर सकती, या बॉडी के अंदर जो दूसरे डिपॉजिट्स हैं, फैट्स वगैरह, वहां रीच नहीं कर सकती। तो इस चीज को हम इंसुलिन के खिलाफ मजामत कहते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसुलिन। तो इससे क्या होता है कि आपको फिर बॉडी जो है वो मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता। जब मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो मसल्स क्या सोचेंगे कि शायद आपने खाना नहीं खाया हुआ, क्योंकि मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। तो वो मसल्स आपको, ब्रेन को सिग्नल देंगे कि हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा,
इसको बोलो खाना खाए आप, जिसकी वजह से मजीद खाना खाएंगे और मजीद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, लेकिन वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मसल्स में नहीं जा पाता, और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फिर जब ज़्यादा होगा तो उससे फिर आपको बहुत सी पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का एक सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो डाइट और एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि जब आप डाइट करेंगे उसमें आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा, आप उसमें फैट्स जो है वो कम करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, बॉडी के अंदर से जो चर्बी होगी वो उतरेगी, तो उससे क्या होगा कि मसल्स पर से जब चर्बी की लेयर उतरेगी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और मैंने काफ़ी लोगों में यहाँ पे देखा है कि वो डायबिटीज़ जो होती है, जो उनको बीमारी के बाद भी वो रनिंग, एक्सरसाइज और वेट लॉस और डाइट से, प्रॉपर डाइट से वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर देते हैं, और वो कभी मेडिसिन पे नहीं जाते, और वो सिर्फ वेट लॉस और एक्सरसाइज से ही अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं, इवन मेटफॉर्मिन तक पे भी नहीं जाते। तो ऐसी क्या खतरे के अवामिल हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसकी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो मेन वीडियो का मकसद, चैनल का मकसद खतरे के अवामिल पर बात करना है, ताकि हम प्रिवेंशन के ऊपर पाकिस्तान में एक रुझान पैदा कर सकें। सो सबसे पहला प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़, अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल 5.7 से कम है तो दैट्स नॉर्मल। अगर 6.5 से ऊपर है तो आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है। पर अगर 5.7 और 6.5 के बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी अभी तो आपको डायबिटीज़ डेवलप नहीं हुई, पर बहुत खतरा है कि आपको डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी। और ये अकेला फैक्टर एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो आप ऐसे ही वेट लॉस, डाइट और एक्सरसाइज करें और उस पर काम करेंगे जैसे आपको डायबिटीज़ है, वरना आपको जल्दी डायबिटीज़ हो जाएगी। दूसरा, ज्यादा वजन। ज्यादा वजन, अब आपको समझ आता है वजन क्या मतलब, फैट प्रोटीन तो उतना ही है, पर अगर आप बल्क वेट आपका कम है और आप जो ज्यादातर जो आपका वेट है वो फैट की वजह से है, तो वो फैट जो होगा वो इंसुलिन को मसल्स तक रीच नहीं करने देगा, मसल्स तक पहुंचने नहीं देगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी, जिसकी वजह से आप में डायबिटीज होगी। तीसरा, उम्र। उम्र के साथ साथ जब एक बंदा 80 साल का है, 70 साल का है, तो उसके लबलबे पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एज के साथ वेयर एंड टेयर है, तो एक ये वजह होती है। दूसरा, उम्र के साथ साथ इंसुलिन जो होती है, चर्बी ज़्यादा जमती है, तो इंसुलिन जो होती है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तीसरी चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज ना करना, जिस्मानी तौर पर हफ्ते में 3 बार से कम एक्सरसाइज करना। चौथी चीज़ जो है वो हमल के दौरान डायबिटीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है, और मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाता है, और वो प्रेगनेंसी के बाद मेटफॉर्मिन या इंसुलिन के ऊपर नहीं रहती हैं। पर इनमें से अक्सर खवातीन जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि उनको नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाए हमल के बाद भी। तो इस वजह से अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, यानी हमल के दौरान डायबिटीज़ थी, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिस्क फैक्टर है खतरे का अवामिल, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, और आप अपनी खुराक का, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें। डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। प्लीज़ पेज को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उन्हें इन बीमारियों के बारे में आगाही फराहम कर सकें। और मेन हमारा जो पर्पज़ है वो रिस्क फैक्टर्स यानी खतरे के अवामिल को कंट्रोल करना है। तो डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे शुगर जो होती है वो आपके बाकी ऑर्गन्स को और दूसरे सिस्टम को जिस्म में नकारा बना देती है, और जिसकी वजह से बहुत दफ़ा अमवात वाक़ होती हैं। सबसे पहली, दिल की बीमारी। दिल की बीमारी में, जैसे कि आपने मेरी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वीडियो देखी होगी, उसके मुताबिक अगर ये आपकी वेसल है और उस वेसल के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, शरेयान है, और आपके जिस्म में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो उस शरेयान के अंदर ग्लूकोज जमा हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा और शरेयान में क्लॉट बन जाएगा। जब शरेयान में क्लॉट बन जाएगा तो आपके दिल तक ब्लड कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। हमेशा डायबिटीज़ इटसेल्फ जाके ऑर्गन को, यानी हार्ट को या गुर्दे को या आंख को खुद जाके शुगर डैमेज नहीं करती, वो उसमें जाने वाली जो शरेयान होती है, उस शरेयान में शुगर जम जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन को खून नहीं पहुंचता। इसी तरह डायबिटीज़ जो है वो आपकी जो नर्व्स होती हैं, रगें जो आपके जिस्म में होती हैं, उन रगों के अंदर जो छोटी छोटी खून की सप्लाई होती है, वहां जाके शुगर जम जाती है और रगों को खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपको रगों का दर्द होता है। अक्सर डायबिटीज़ के लोगों को टांगों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो रात में सही से सो नहीं पाते और वो अक्सर उठ के चलते हैं, क्यों ये रगों का दर्द जो होता है ये शुगर ज़्यादा होने की वजह से होता है। इसी तरह जो खून की शरेयान आपको आपके दिमाग तक खून पहुंचा रही है, अगर उसमें ग्लूकोज शुगर जाके जम जाएगी तो दिमाग तक भी खून नहीं पहुंचेगा। तो दिल की बीमारी शरेयान में शुगर जमने की वजह से, फॉलेज दिमाग की बीमारी, दिमाग में स्ट्रोक होना, फॉलेज होना, उसमें आपकी जो खून की शरेयान होती है उसमें ग्लूकोज जम जाता है, जिसकी वजह से दिमाग तक खून नहीं पहुंचता।
रगों का दर्द, रगों के अंदर जो छोटी छोटी शरेयानें होती हैं जो रगों को खून सप्लाई करती हैं, उनमें ग्लूकोज जम जाता है और रगों में खून नहीं पहुंचता। दायमी गुर्दे की बीमारी, क्रोनिक किडनी डिजीज, सेम कॉन्सेप्ट। आपके जो गुर्दे होते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे ग्लूकोज जम जाती है और वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खून गुर्दों तक नहीं पहुँचता। और भी रीजंस हैं। हमारा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा गुर्दा जो है वो ग्लूकोज को पेशाब के रास्ते बाहर फेंकेगा, जिसकी वजह से गुर्दे पे अफेक्ट होता है। पाँव के मसाइल, पाँव के मसाइल, शुगर वाले लोगों को अपने पाँव का ख्याल अपने चेहरे से ज़्यादा रखना चाहिए, अक्सर कहावत की जाती है। उसकी वजह यह है कि आपके पाँव में छोटी छोटी शरेयानें होती हैं और जब उन शरेयानों के थ्रू पाँव तक खून नहीं पहुंचता तो क्या होता है कि जो पाँव में रगें होती हैं वो रगें जो हैं वो खराब हो जाती हैं या वो काम करना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे चोट लगेगी तो इस चोट की वजह से आपको दर्द महसूस नहीं होगा। और वो छोटी सी चोट, छोटा सा क्रैक जो होगा उसमें बैक्टीरिया जमा होकर वो इतना बड़ा इन्फेक्शन बना देगा, पर आपको दर्द ही महसूस नहीं होगा, तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि आपके पाँव में इन्फेक्शन है। तो जब आपके पाँव में इन्फेक्शन आपको तब नजर आएगा जब आप उसको देखेंगे, और तब तक वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो हड्डियों तक पहुंच जाता है, जिस वजह से अक्सर उस हड्डी को काटना पड़ता है। और ये एक वजह है कि डायबिटीज़ के लोगों में अक्सर आपने नोट किया होगा कि वो आपको बताएंगे कि हमारा पाँव काट दिया गया या हमारी उंगली काट दी गई, जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। उसकी वजह यही है कि पाँव में सही तरीके से खून नहीं पहुंच पा रहा, जिससे आपकी रगें खराब हो गई हैं और आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। दूसरा, अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक रगों के थ्रू पाँव तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पाँव में बहुत ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि खून की शरेयानों में क्लॉटिंग हुई हुई है। बिनाई का नुकसान, सेम कॉन्सेप्ट, ये आंख के अंदर की इमेज है डायबिटीज़ वाले लोगों की। अक्सर आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के लोग ये कहते हैं कि हमारी आंख में इंजेक्शन लग रहे हैं। तो होता क्या है कि आंख के अंदर ये छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं जो कि अगेन क्लॉटिंग की वजह से, कम सप्लाई की वजह से वहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो आंख के थ्रू एक इंजेक्शन डाल के, एक मेडिसिन जिसे VEGF कहते हैं, उसके इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आंख में ये जो खून के क्लॉट्स बन रहे हैं ये ना बने। अब इसी वीडियो के अंदर इसी स्लाइड पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये सब चीज़ें हैं तो आप इनके लिए क्या करेंगे, इनसे कैसे बचा जा सकता है। दिल की बीमारी के लिए मैंने पूरी इस्केमिक हार्ट डिजीज पे एक अलग से वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको देखें। फॉलेज स्ट्रोक के लिए भी मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है। ये दोनों अलग से बीमारियां हैं और दोनों मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ पाकिस्तान में अमवात की जो सबसे बड़ी वजूहत हैं उसमें टॉप 3 के अंदर आती हैं। रगों का दर्द जो होता है इसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि गाबापेंटिन वगैरह। ये डॉक्टर से पूछ के, आप अपने डॉक्टर को दिखा के, मुआयना करवा के कि आपको अगर यही मसला है तो आप उसके लिए वो दवा ले सकते हैं और उससे आपके रगों का दर्द ठीक हो जाता है। इसमें एक और चीज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होती है, उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना इंपॉर्टेंट है अगर आपकी टांगों में शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दायमी गुर्दे की बीमारी जो होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दे के डॉक्टर से राब्ते में रहें, उनको मुआयना करवाते रहें हर 6 महीने से 1 साल तक। और एक पेशाब का एक टेस्ट होता है, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। अगर आपका नॉर्मल डॉक्टर जो है वो टेस्ट करवाता है तो उससे पता चल सकता है कि गुर्दा कितने हद तक डैमेज हो रहे हैं या क्या चल रहा है, और वो उस हिसाब से आपको आपका इलाज कर सकते हैं। और आखिरी जो पाँव का मसाइल है उसमें यही है कि आप अपने पाँव को खुद देखें, दूसरों को दिखाएं, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, क्योंकि क्रैक ना हो। आप पाँव के डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर आपके पाँव को देखेगा, उसे पोडियाट्रिस्ट कहते हैं, सर्जन डॉक्टर होता है। वो देखता है कि पाँव में कोई क्रैक्स तो नहीं है या पाँव के थ्रू शुगर हड्डी तक तो नहीं पहुंच गई जिसमें मेरा मतलब जरासीम हड्डियों तक तो नहीं पहुंच गया जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस का खतरा होता है। और यही एक कॉमन वजह होती है कि एम्पुटेशन होती है पाँव की। तो जो डॉक्टर्स एम्पुटेशन करते हैं वो पाँव को देखते भी हैं, उसका मुआयना भी करते हैं। बिनाई का नुकसान, रिकमेंडेशन गाइडलाइन के मुताबिक आपको साल में एक दफ़ा ज़रूर इस तरह वाली मशीन से अपनी आंख की पिक्चर लेनी है, और उस पिक्चर से ये पता चलता है कि आपकी आंखें किस हद तक ख़राब हो रही हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये पिक्चर लेके आपको पता चल जाएगा तो आप फिर उन इंजेक्शंस के थ्रू इस डिजीज़ की प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं जो शुगर की वजह से होती हैं, और अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो आपको ये सब बीमारियां नहीं होंगी। अगर आप शुगर अपनी कंट्रोल रखेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको हार्ट अटैक, मोस्ट लाइकली आपको फॉलेज, आपकी रगों में दर्द, मोस्ट लाइकली आपको गुर्दों की बीमारी, आपके पाँव के अंदर जो एम्पुटेशन होना यानी पाँव कटना, उंगलियां कटना, ये बीमारी, आपकी आंखों का नुकसान, बिनाई का नुकसान, इन सब बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही बीमारियां वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से बंदा मर जाता है इन दी एंड। और इसी वजह से इसके रिस्क फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में कैसे तर्ज ज़िंदगी बेहतर करने से आप अपनी डायबिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। इंसुलिन और मेडिसिन तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं आपको शुगर कंट्रोल करने में, पर अगर आप इंसुलिन तक नहीं जाना चाहते या मेडिसिन तक नहीं जाना चाहते, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है या अगर आप मेडिसिन पे हैं तो आप इंसुलिन तक नहीं जाना चाहते, तो आप बहुत सी चीज़ों से अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करके अपने आप को इस डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचा सकते हैं या इसको प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं, इसकी पेचीदगियों से, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ की
जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उसको समझें। वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर लोगों को हम रेफर करते हैं डायबिटिक एजुकेटर्स के पास, नर्सेस के पास, जिनका काम होता है कि वन ऑन वन मरीज के साथ बैठ के ये समझना कि आखिर क्या वजह है कि वो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, वो ऐसा क्या खाता है, और वो पूरा वन ऑन वन उनके साथ डिस्कस करते हैं। अगेन इसमें टाइम लगता है, तो डॉक्टर्स ये चीज़ें खुद नहीं मरीज के साथ डिस्कस कर सकते। तो इस वजह से हमारे मुल्क में आई थिंक बहुत से लोग जो हैं वो नहीं इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान दे पाते। तो अगर आप आज की वीडियो में अगर कोई एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये स्लाइड है, प्रिवेंशन कैसे की जाए, और अगर हो गई है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे की जाए। सबसे पहले मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे। आप हर वक्त रोटी या चावल नहीं खा सकते, इससे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन सब्जियों में या किन अनाज में बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं। जैसे आलू एक सब्जी है, पर आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। चावल एक अनाज है, चावल में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। गंदों में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो आप अगर हर वक्त आलू, चावल और गंदम खाते रहेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहेगा, और आपको डायबिटीज़ होने के या आपकी डायबिटीज़ बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मील प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या खा रहे हैं और आपकी खुराक में ऐसी क्या चीज़ है। अक्सर हमारे लिए ये करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे बड़े जिनको ये मसला होता है वो खुद तो किचन में खाना नहीं बनाते और छोटे का बनाते हैं, और छोटे ये रियलाइज़ नहीं करते। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो घर में सबको शुगर हो जाए। अगर सबको शुगर हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है सब शुगर वाला खाना खाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं, और उम्मीद है कि ऐसा ना हो कि सबको शुगर हो। तो जिस बंदे को शुगर है उसके लिए खाना अलग से बनाया जाए, या वो अलग से बैठ के खाए। अगर आप दूसरों के साथ बैठ के खाएंगे तो आप यही चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे। तो आप अलग से बैठ के अपना शुगर वाला खाना खाएं, और एक हैबिट बना लें, और घर में एक हैबिट हो जाए कि भाई इस बंदे को शुगर है और इनका खाना इस तरह बना करेगा। दूसरी चीज़ है ग्रोसरी शॉपिंग। ग्रोसरी शॉपिंग जो है उसमें देखा करें कि जब आप जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जो प्रोसेस्ड जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उस तरह वाले आइटम्स आपकी लिस्ट में, ग्रोसरी लिस्ट में शामिल ना हो। जैसे अगर ब्रेड लेनी है तो वाइट ब्रेड ना हो, ब्राउन ब्रेड हो, इस तरह की चीज़ें। चावल, बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल ना हो रहा हो। फूड लेबल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने खाने का फूड को देखते हैं तो उसके बॉक्स के पीछे एक लेबल होता है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है। उसमें एक जगह कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक का टिन उठाते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है कि इसमें 32 ग्राम 32 ग्राम शुगर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक टिन पियेंगे सॉफ्ट ड्रिंक का, तो उससे आप 32 ग्राम अपने आप को ऑन टॉप ऑफ इट शुगर दे रहे हैं। जो आपने चावल, बिरयानी और ये रोटी खाई है वो तो एक्स्ट्रा है ही है। गोश्त के अंदर भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन जो लेबल रीड करना होता है, चलें जो घर में खाना बन रहा है आप उसमें भी गूगल करके चेक कर सकते हैं, या न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से बात करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या कितने ग्राम गोश्त खाना चाहिए। बट लेबल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप इस तरह की चीज़ों से जो आप आम जिंदगी में अपनी कर रहे होते हैं, लेबल पढ़ के आप बच सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्जैक्टली सेम थिंग कि आपने कितने कार्ब्स अपनी डाइट में लिए हैं। रेगुलर वक्त पे खाना खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ का कंट्रोल में ना होना और कॉम्प्लिकेशंस होना, और इसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियां होना की एक सबसे बड़ी वजह ये है। आप कैसे अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे? आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे जब आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। आप बोलेंगे अच्छा मैंने 2 प्लेट खाना खाया या मैंने 1 प्लेट खाना खाया तो मेरी शुगर इतनी थी और मेरी शुगर इतनी है। वो शुगर चेक करने के लिए जो स्ट्रिप होती है वो स्ट्रिप बहुत महंगी होती है। इस वजह से बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी शुगर चेक ही नहीं करते कि वो स्ट्रिप बहुत महंगी आती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लानिंग करके, मील प्लानिंग करके हफ्ते में एक दफ़ा रेगुलरली अपनी शुगर चेक कर लें और लिख लें एक पेज पे कि चावल खाने के बाद मेरी शुगर इतनी थी, रोटियां खाने के बाद मेरी शुगर इतनी थी, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, सुबह दोपहर शाम पराठा खाने के बाद मेरी शुगर इतनी थी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से खाने ऐसे हैं जो आपने नहीं खाने, और आप उनको क्रॉस कर दें कि ये खाने में नहीं खा सकता। और उसके अलावा नॉर्मल वक्त पर खाना खाएं, प्लानिंग करें, मील प्लानिंग करें, और फिर अपनी शुगर चेक करें। अगर आप उस डाइट प्लान पे खुद ही आ गए हैं, जो आपको खुद ही आना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें खाने से, हेल्दी खाने से, दलिया खाने से, या सब्जियां खाने से, या मछली खाने से, या मुर्गी खाने से मेरी शुगर इतनी नहीं बढ़ती एज कम्पेयर टू सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से, सोडास पीने से, मीठे मशरूबात पीने से, जूसेस पीने से, बहुत ज़्यादा फल खाने से, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने से जितनी मेरी शुगर बढ़ती है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी खुराक आपने लेनी है, और इस तरह आपको बार बार अपनी शुगर भी चेक नहीं करनी पड़ेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी शुगर इतनी कंट्रोल होगी कि आप दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार शुगर चेक करके भी काफ़ी हद तक, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो इवन 3 दिन में एक बार भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी शुगर कंट्रोल में है। तो रोज़ चेक करना ज़रूरी नहीं है, ये तभी ज़रूरी है जब आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप शुगर कंट्रोल में ले आए, एक दफ़ा डायरी मेंटेन कर लें और पता चल जाए कि शुगर कंट्रोल में है, तो आप हेयर एंड देयर चेक भी करके भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास बजट नहीं है और आप इंसुलिन की स्ट्रिप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। खाना स्किप ना करें। अगर आपने मील स्किप किया, आप बाद में ज़्यादा खाएंगे और वो आपका पूरा प्लान और डाइट खत्म हो जाएगा। शुगर लेवल चेक करते रहना, जैसा मैंने आपको बताया। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडास कम करें। मीठे में फल खाएं, एक फल खाएं, एक बड़ा फल रोज़ का मीठे में खा लें, बजाय इसके कि आप कस्टर्ड या बहुत ज़्यादा जो चीनी वाली खीर वगैरह खा रहे हैं। और द प्लेट मेथड और डाइटिशियन आप देखें, अपने डॉक्टर से बोलें, अगर उन्हें किसी अच्छे डाइटिशियन का पता है। डाइटिशियन यही इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको नहीं समझ
तो वो आपके साथ बैठ के पूरी मील प्लानिंग करेगा। वो आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या खाते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात, और वो आपसे स्नैक्स डिस्कस करेगा, आप स्नैक में क्या ले सकते हैं, आप खाने में क्या ले सकते हैं, और आपके हिसाब से वो आपको बताएगा कि इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, और वो पूरा आपके पर्सनल लिहाज से वो कर सकते हो। पर अगर आप खुद ये करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया इस स्लाइड के कि बहुत ईजी होता है, बस आपने अपना शुगर चेक करना है और जो जो आप खा रहे हैं उस हिसाब से उसको लिखते रहना है, तो आपको पता चल जाएगा कि बिरयानी खाने से, गोश्त खाने से शुगर कितनी हो रही है, और नॉर्मल एक चपाती खाने से या एक फ्रूट और ज़्यादा सब्जियां खाने से शुगर कितनी हो रही है। अब हम एक बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिससे खाने में अगर हम इस तरह का हम खाना खाएं तो हम अपने शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो द प्लेट मेथड एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपनी जो प्लेट होती है, ये आपकी 9 इंच की एक प्लेट है। इस 9 इंच की प्लेट को आधा पोर्शन जो है आपने अपने खाने में हमेशा एक प्लेट खाना लेना है। 9 इंच की प्लेट में आधा पोर्शन जो है आपने बगैर स्टार्च वाली सब्जियां लेनी है, जैसे गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, पालक हो गई, इस तरह की सब्जियां, फाइबर्स जिनमें ज़्यादा होते हैं और स्टार्च कम होते हैं। ग्रीन बीन्स हो गई, फलियां जो होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त सब्जी, इनसे एक तो फलियों से पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगती, और फलियों में इतनी शुगर नहीं होती, और इसमें वो फाइबर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबेज हो गया, गाजर हो गई, तो ये आपने सिंपल बॉयल करके ऑयल में सौते करके अपनी एक आदत बना लें। उसके अलावा 1/4 ऑफ द प्लेट, जो एक क्वार्टर है, 25% हिस्सा, वो आपने प्रोटीन से रखना है। इसमें आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, इसमें भी आप फलियां ले सकते हैं, फलियों में भी प्रोटीन्स होते हैं, एग्स ले सकते हैं, बट बड़ा गोश्त जो है वो आपने अवॉइड करना है। चिकन और फिश जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, स्पेशली फिश। तो एक आपने 25% उस प्लेट में फिश का पोर्शन रख लिया, और जो बाकी हाफ पोर्शन 1/4 पोर्शन रह जाएगा, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि उसके अंदर आपने कोई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड रख लेना। कार्बोहाइड्रेट इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं, आपका पेट भरेगा नहीं, और वो न्यूट्रिएंट्स भी आपको चाहिए होते हैं। तो आप उसमें रोटी ले सकते हैं, कोई स्टार्ची वेजिटेबल, आलू ले सकते हैं, बॉइल्ड आलू, मैश पोटैटो, या फिर आप उसमें चावल ले सकते हैं, पास्ता ले सकते हैं, या दही ले सकते हैं, मीठा दही ले सकते हैं, या सादा दही ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। तो ये आपका पोर्शन हो गया। और इसके साथ आप जो है वो सिंपल पानी पियेंगे, आप इसके साथ कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं लेंगे या जूसेस नहीं लेंगे। इवन जो दूध का एक गिलास होता है, वो भी कार्ब के फूड के तौर पर होता है। तो अगर जैसे लेट से आपने रात में दूध का गिलास ले लिया, तो फिर अपने इस पोर्शन को आपने कट डाउन करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कार्ब कंज्यूम कर लिया दूध की फॉर्म में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डाइटिशियन से बात करके अपने हिसाब से, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आप इस तरह का खाना नहीं खा सकते, तो आप अपने डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होगा, आपको बार बार अपनी शुगर भी चेक नहीं करनी पड़ेगी, और आपको उन तमाम बीमारियों से भी निजात मिलेगी जो हाई शुगर रहने से हो सकती हैं। और ये सबसे ज़बरदस्त मेथड है, और वेस्ट में इस पर काफ़ी बात की जाती है, और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा द प्लेट मेथड के बारे में बताया जाता है। आखिर में हम बात करेंगे कि हम अपनी शुगर कब चेक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, और हम अपने मकसद में कामयाब हों। आपको अगर ये सब बीमारियां नहीं हैं, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ रिस्क फैक्टर्स को समझें। मेन मकसद यही है कि आवाम को आगाही देना रिस्क फैक्टर्स के बारे में और खतरे के अवामिल के बारे में। तो अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और ये एक किस्म का आप दूसरों की भी मदद करेंगे। अच्छा, अब आपको अपनी शुगर कैसे चेक, कितनी बार चेक करनी चाहिए? तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके खानदान में किसी न किसी को डायबिटीज़ होती है, वो शुगर चेक करे, तो हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते जब तक हमें खुद वो बीमारी ना हो। तो आप इस बीमारी, आप इसके बारे में समझ के आप अपने बड़ों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप शुगर 4 दफ़ा दिन में चेक कर सकते हैं। एक, आप सोने के वक्त, सुबह से अगर स्टार्ट करें, तो जिस वक्त आप सुबह उठते हैं उसी वक्त आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, वो फास्टिंग शुगर होती है। उसके अलावा अगर वो शुगर 100 से नीचे है तो दैट्स गुड। अगर आपको डायबिटीज़ है और वो शुगर 100 और 125 के बीच में है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि आपको शुगर है वो 100 से ऊपर ही होगी, पर 100 और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, तो दैट्स फाइन। खाने से पहले आप शुगर चेक करें। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो उस हिसाब से आप अपने आप को, जिसने आपके डॉक्टर्स ने बताया, आप इंसुलिन लगाएंगे। फिर खाना खाना शुरू करने से 2 घंटे बाद आपने शुगर चेक करनी है। यानी अगर आप 12 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 2 बजे चेक करेंगे। खाना खत्म करने के 2 घंटे बाद नहीं, खाना शुरू करते वक्त उसके 2 घंटे बाद आपने शुगर चेक करनी है। अगर आप 12 बजे खाना खा रहे हैं तो 2 बजे आपने शुगर चेक करनी है, और आखिर में सोते वक्त आप शुगर करेंगे। तो इन 4 वक्तों के दौरान आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। अगेन, स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो आप अगर डाइट मैनेज करेंगे, शुरू में आपको थोड़ा सा खर्चा करके अपनी स्ट्रिप्स मैनेज करनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में जैसे ही वक्त गुजरेगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा खाना खाने से शुगर ज़्यादा होती है और कौन सा खाने से शुगर कम रहती है, तो आप उस तरह अपना मील एडजस्ट करके अपना डाइट प्लान बना के अपने उस खाने पे रह सकते हैं। तो आपको बार बार शुगर भी चेक नहीं करनी पड़ेगी। खाना खाने से पहले जो आपकी टारगेट शुगर है वो 80 और 130 के बीच में होती है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो
टारगेट शुगर है वो 180 से खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 से कम होनी चाहिए। तो ये आपका टारगेट है। सुबह अगर 100-125 के बीच में है तो दैट्स फाइन, ये ठीक है, आप इतने एक हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर खाना खाने से पहले 80 और 130 के बीच में है तो ये भी ठीक है, टारगेट इतना ही होना चाहिए। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 से कम है तो ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी जो इंसुलिन है वो काम कर रही है, या आपकी जो अद्वयात हैं वो काम कर रही हैं, या आपकी एक्सरसाइज और डाइट की जो रेजिम है वो काम कर रही है। सो आखिर में हम बात करेंगे शुगर लेवल कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। डायबिटीज़ के लोगों का अक्सर शुगर लेवल कम हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही फराहम कर सकें। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इसमें यह है कि आपने अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है, और अगर आपका लेवल कम है तो आप कोई ऑरेंज जूस पी लेंगे, शुगर कैंडी या शुगर खा लेंगे। कम हो गया कैसे पता चलता है? कुछ लोग आपको बताएंगे कि मेरा ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। उन्हें कैसे पता चलता है? उनके जिस्म में ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है, पसीना आता है, घबराहट हो जाती है, और बेचैनी होती है, भूख लगना, चक्कर आना। शुगर कम क्यों होती है? शुगर कम होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि आप खाना स्किप कर देते हैं और फिर बाद में ज़्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं, या एक साथ खाते हैं। तो आप खाना स्किप करने से तो ये होगा कि आपकी शुगर कम हो जाएगी। आपने इंसुलिन ले ली पर खाना आप भूल गए, कोई मसला हो गया, कॉम्प्लिकेशन होगी, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है पर खाना आपने खाया ही नहीं, तो इस वजह से शुगर ज़्यादा कम हो जाएगी। गलती से कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसुलिन लगा लेना, 10 यूनिट लगानी थी, गलती से 12 या 15 लगा ली, गलती हो गई। ये एक बहुत कॉमन कॉज है इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम होने का। आप दूसरी डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ आप खाना भी स्किप हो गया और आपने ज़्यादा इंसुलिन ले ली। वर्जिश करना, आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्जिश कर ली है और आप खाना नहीं खा पाए, और उसके अलावा आपने इंसुलिन भी लगा ली, तो ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। कुछ लोगों में ये अलामतें नजर आएंगी, कुछ लोगों को अलामतें महसूस नहीं होंगी। तो इस वजह से आपको जब भी शक हो अपना शुगर लेवल चेक करें। इंसुलिन कम होना ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू इंसुलिन ज़्यादा होने के, और इसमें आपके जब ब्रेन तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो परमानेंट डैमेज ब्रेन को हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो तो कुछ मीठा अपने साथ रखें, ऑरेंज जूस, शुगर कैंडीज, शुगर की गोलियां, और जैसे ही आपको ये अलामतें आए, आपको महसूस हो, आपने फ़ौरन शुगर चेक करनी है और कुछ ना कुछ पी लेना है। कभी कभी आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं होता, पर अगर आपको ये अलामतें आ रही हैं और आप शुगर अपनी चेक नहीं कर सकते तो आप कुछ ना कुछ मीठा ले लें। इन केस अगर शुगर ज़्यादा होगी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप इंसुलिन लेकर शुगर को कम कर सकते हैं। पर अगर शुगर कम हुई खुदा ना खास्ता और आप वेट करते रहे कि मैं चेक करके ही कुछ खाऊंगा, तो वो परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। वीडियो के आखिर में एक यही मैसेज है कि मेरा टारगेट एक आम आवाम है जो रिस्क फैक्टर्स के बारे में नहीं जानते, खतरे के अवामिल के बारे में नहीं जानते, उन्हें रिस्क फैक्टर्स के बारे में आगाही देना। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें चैनल को, ताकि आम पब्लिक तक ये वीडियोस पहुंचे और यूट्यूब और फेसबुक के वसीले से हम आम पब्लिक तक की तमाम इंपॉर्टेंट बातें बताएं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है डायबिटीज़, इसमें सारी चीज़ें कवर कर पाना एक वीडियो के दौरान बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। शुक्रिया।